Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on the chemical properties of phenol. Students, today we are going to discuss about the different methods used for the preparation of ethers. Students, हमने आपसे बात करी थी जब ईथर के क्लासिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको सिमेट्रिकल ईथर्स की बात करी थी और अनसिमेट्रिकल ईथर्स की बात करी थी। तो जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हो ईथर के, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आपका जो ईथर है वो सिमेट्रिकल ईथर है या वो अनसिमेट्रिकल ईथर है, और फिर उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक जो ईथर बनाने का जो तरीका है, जो फर्स्ट मेथड है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols. It is one of the important method used for the preparation of ethers. लेकिन स्टूडेंट्स, इस मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इस मेथड का यूज आप सिमेट्रिकल ईथर बनाने में करोगे और उस सिमेट्रिकल ईथर में जो इन्वॉल्व प्राइमरी जो एल्किल ग्रुप होंगे, दैट शुड बी ऑलवेज बी प्राइमरी एल्किल ग्रुप होने चाहिए। सो आप कह सकते हो कि दिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर कंटेनिंग प्राइमरी एल्किल ग्रुप। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा नहीं होगा तो जानते हैं क्या होगा? आपको पता है अल्कोहल जब डिहाइड्रेट करता है तो उसकी दो पॉसिबल रिएक्शंस हो सकती हैं। एक डिहाइड्रेशन के थ्रू वो ईथर बनाता है और दूसरे डिहाइड्रेशन के थ्रू वो एल्कीन बनाता है। इफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइमरी एल्कोहल एज द रिएक्टेंट, अगर हम वहां सेकेंडरी और टर्सरी का यूज करेंगे तो पक्का है ये जो डिहाइड्रेशन है इसके थ्रू आपको ईथर नहीं मिलेगा, आपको इसके थ्रू एल्कीन मिल जाएगी। इसके पीछे रीजन ये है कि उस कंडीशन में जब आप सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का यूज करोगे तो वैसी सिचुएशन में वहां पर जो रिएक्शन होगी वो एलिमिनेशन होगी। द एलिमिनेशन जो रिएक्शन है that occurs when we use secondary and tertiary alcohol. So alkene is obtained as one of the prominent product here. But अगर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का यूज करेंगे तो नो डाउट यहाँ पर जो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो डेफिनेटली ईथर इज ऑब्टेन एज द प्रोमिनेंट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, मान लिया जाए आपसे मैं बात करूं कि मैंने आपसे कहा कि आप क्या करो, डाई एथिल ईथर को प्रिपेयर करो। तो पहले देख लो आप कैसे करना है। तो जो कंडीशन आप लगा रहे हो देखो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। ये सिमेट्रिकल ईथर है और इस ईथर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन के अबाउट जो ग्रुप प्रेजेंट हैं वो दोनों प्राइमरी एल्किल ग्रुप हैं। तो नो डाउट इसके थ्रू आप इस मेथड का जो यूज है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मेथड के थ्रू इसका आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे समझिए अब करना क्या होगा, तो इसके प्रिपरेशन में जो आपका प्राइमरी एल्किल ग्रुप है उसके करस्पॉन्डिंग आप प्राइमरी एल्कोहल लो, मतलब आपको एथनॉल एज द एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर एथनॉल एज द एल्कोहल, और फिर क्या करो,
कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करो, बट यहां पर टेम्परेचर कंडीशन जो होनी चाहिए वो यूजुअल जो डिहाइड्रेशन उससे थोड़ी कम होनी चाहिए, 413 केल्विन। जो यूजुअल डिहाइड्रेशन मेथड है उसमें आपने 443 केल्विन का यूज किया था। तो आपको क्या करना है, माइल्ड टेम्परेचर कंडीशन अप्लाई करनी है। माइल्ड टेम्परेचर कंडीशन अप्लाई करके अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप एथनॉल की रिएक्शन कराओगे तो आपके एथनॉल का इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेट होंगे। दो मॉलिक्यूल के बीच से H2O का एलिमिनेशन होगा। जब दो मॉलिक्यूल के बीच से H2O का एलिमिनेशन होता है तो ईथर बनता है, और जब एक ही मॉलिक्यूल से H2O का एलिमिनेशन होता है बीटा एलिमिनेशन के थ्रू, तो वहां एल्कीन मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट में बताऊं, इसका फॉर्मेट अगर आप लिखना चाहो, ये तो तरीका बता रहा हूं, फॉर्मेट लिखने का तरीका ये होगा, CH3 CH2 OH HO CH2 CH3, निकालना क्या है, H2O ना। तो देखो H2O कैसे निकले, वन ऑफ द एल्कोहल गिव्स OH ग्रुप एंड अदर गिव्स हाइड्रोजन हियर। सो इन दिस वे आप कह सकते हो जहां जहां से बॉन्ड के क्लीवेज हुआ है बेटा वही आपस में, वही जो एटम्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगे और आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो सिमेट्रिकल ईथर वो बन सकता है। तो लिखने का तरीका देखो ये है कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। यू कैन राइट हियर दिस एज वी हैव CH3 CH2O CH2 CH3 along with H2O as the byproduct here. So students, जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है इसको एक बात जरूर, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है। इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच से अंडर द गिवन कंडीशन वन वाटर मॉलिक्यूल बेटा एलिमिनेट होता है थ्रू द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट शुड बी ईथर इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, लेकिन इस मेथड की जो लिमिटेशन की बात मैं कर रहा था, तो आप वहां पे ये कहोगे कि अगर यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल अगर यूज कर लिया जाए तो यहां पर क्या होगा, द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये अगर आप क्लासिफाई करो तो ये जो रिएक्शन इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब प्राइमरी अल्कोहल का यूज करेंगे तो जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी दैट शुड बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट अगर यहां पे सेकेंडरी यूज कर लिया जाएगा या टर्सरी यूज कर लेंगे तो अंडर द सेम कंडीशन एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। दैट इज वाई एल्कीन इज ऑब्टेन एज द prominent product of this reaction here. तो that is why आप कहोगे this method is used for the preparation of symmetrical ether containing primary alkyl group about the ethereal oxygen. ये इसको बोला जाता है ethereal oxygen। ये जो ऑक्सीजन है it is known as ethereal oxygen. Now बेटे we have another very important method and this method is called, इसको नेम रिएक्शन से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। विलियमसन सिंथेसिस। बेटे ये जो हमारा मेथड है इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। You can apply this method to prepare symmetrical ether containing बेटे प्राइमरी एल्किल ग्रुप
containing primary and secondary alkyl group, containing primary and tertiary alkyl group, containing primary alkyl and aryl group. So all the variety of ethers can be prepared through the use of this method. This is called Witte-Williamson synthesis method. करना क्या होता है इसमें, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका सिलेक्शन करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि किसी एक पर्टिकुलर ईथर को अगर आपको बनाना है तो वहां पे आपको रिएक्टेंट्स कौन लेने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, पहली बात मैं आपसे कहूं कि ये जो सिंथेसिस है इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो फिर से बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये जो मैकेनिज्म यहां पे इन्वॉल्व है वो SN2 होती है। तो इसका मतलब SN2 अगर है वहां पर तो स्टेरिक फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए। स्टूडेंट्स, यहां भी बात सुनना, तो यहां पर भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन वो भी SN2 है। तो बोथ द रिएक्शन आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म। तो जब स्टेरिक यहां पे SN2 मैकेनिज्म होगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को केयर करते हुए किसी एक ईथर के प्रिपरेशन में आपको कौन से रिएक्टेंट सेलेक्ट करने होंगे, कौन से रिएक्टेंट आपको लेने पड़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप क्या करो, इस ईथर के प्रिपरेशन में आप हमको बताइए कि रिएक्टेंट कौन कौन से लेने पड़ेंगे। तो पहले बेटे हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस में एक जो रिएक्टेंट होता है वो एल्किल हैलाइड होता है। दूसरा बेटे जो रिएक्टेंट होता है वो सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल होता है, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड होता है। बेटे ईथर की प्रेजेंस में दोनों रिएक्ट करते हैं। तो इस फॉर्मेट के थ्रू बेटे जो ये फॉर्मेट है जिसमें क्या होगा, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो वहां से NaX वहां से रिमूव होगा और जिस सेंटर से NaX रिमूव हो रहा है वही सेंटर आपस में लिंक होकर के आपको रिक्वायर्ड ईथर एज द प्रोडक्ट आपको दे देंगे। मान लो बेटे इसको R- हम कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, तो आप देख रहे हो कि जो ईथर आपको दिया हमने है वो एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर है तो पक्का आपको विलियमसन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन विलियमसन का यूज जब आप करेंगे तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि इसमें आपको एल्किल हैलाइड किस एल्किल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा और किस एल्किल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आपको सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसमें अगर बात आप सोचो तो ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ये सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोहल, और ये सबस्ट्रेट है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब आप SN2 मैकेनिज्म की बात करते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस एट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल केयर किया जाता है। रिएजेंट मॉलिक्यूल में कैसा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है इसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना होता है, सबस्ट्रेट में जो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है वो रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो आप अगर केयर करो तो यहां पर जो सबस्ट्रेट आप बनाएंगे यानी एल्किल हैलाइड वो बनाएंगे जिस एल्किल ग्रुप का, इसके अबाउट जो एल्किल ग्रुप हैं जिसका बेटे स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो आप समझ रहे हो कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू मेथिल ग्रुप की लेस है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस वैल्यू हायर है। तो सीधे आप कह सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मेथिल हैलाइड लेंगे, मेथिल ग्रुप का हैलाइड लेंगे और जो प्रोपाइल ग्रुप है, जो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, एल्कोहल का सोडियम साल्ट लेंगे। तो यू कैन टेक दीज टू सब्सटेंसेज एट द रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट हियर, वो एट द रिएक्टेंट्स हियर। तो
तो देखिए आपने उस ग्रुप की हैलाइड ली जिसकी स्टेरिक हिंडेंस की वैल्यू कम है, जिस एल्किल ग्रुप के स्टेरिक हिंडेंस की वैल्यू लेस है। तो आपने मेथिल हैलाइड लिया और इसमें मेथिल ग्रुप की जो स्टेरिक हिंडेंस की वैल्यू लेस है। फिर जो दूसरा ग्रुप था अनसिमेट्रिकल ईथर में, उसकी स्टेरिक हिंडेंस वैल्यू हायर थी, इसलिए आपने क्या किया, उसके एल्कोहल का जो आपने सोडियम साल्ट ले लिया। तो इसमें क्या होगा, ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। ये रिएजेंट आपको करेगा क्या, ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल ओ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आपको देगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल वो देगा न्यूक्लियोफिल। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, में जो एक्स प्रेजेंट है उसको वहां पे डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन क्या करेगा, जो मेथिल ग्रुप का जो कार्बन उसके साथ अपना एक कोवेलेंट बॉन्ड बना करके आपको रिक्वायर्ड ईथर देगा। तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कैसे बनना चाहिए, वो यहां से बॉन्ड का क्लीवेज हुआ और ये ऑक्सीजन बेटे आकर के इसके साथ बॉन्ड इसने बनाया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वी हैव द प्रोडक्ट CH3O CH बेटे, दिस इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर, दिस इज along with जो बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यू ऑब्टेन सोडियम हैलाइड एज द बाई प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके इस केस में मान लो हमने आपको दिया एथिल मेथिल ईथर ऐड दे दिया, आपको एथिल मेथिल ईथर दिया, तो देखो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है कंटेनिंग प्राइमरी एल्किल ग्रुप, यहां पे दोनों प्राइमरी एल्किल ग्रुप हैं। लेकिन अगर आप केयर करो तो किस प्राइमरी एल्किल ग्रुप का स्टेरिक हिंडेंस वैल्यू लो होगी, किसकी हायर होगी, तो आप कहेंगे सर ये मेथिल ग्रुप जो है इसकी स्टेरिक हिंडेंस वैल्यू लो होगी, और डेफिनेटली इसकी क्या होगी, इसकी स्टेरिक हिंडेंस वैल्यू हायर होनी चाहिए। तो अगर इसकी स्टेरिक हिंडेंस वैल्यू लो है, लेस है, तो आप क्या करेंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग हैलाइड ले लेंगे। तो यू शुड चूज मेथिल हैलाइड एज द सबस्ट्रेट, और जो दूसरा ग्रुप जिसकी स्टेरिक हिंडेंस हायर है उसके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल का क्या करेंगे, सोडियम साल्ट एज द रिएजेंट आप यूज करेंगे। तो CH2 CH3 यूज एज द रिएजेंट। इसकी प्रेजेंस आपको रखनी है, ईथर को रखना है यहां पर, इसकी प्रेजेंस रखनी है, नो डाउट आप कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, ये जो होगा ये जो हमारा रिएजेंट है वो एथॉक्सी न्यूक्लियोफाइल देगा, जो X को यहां से डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन क्या करके मेथिल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज CH2 CH3 इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट along with sodium halide here. So in this way you get your required ether here. Students, likewise एक सिचुएशन और देता हूं आपको। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं आपको एक एराइल ईथर दूं, अनसिमेट्रिकल एराइल ईथर दूं आपको। तो मान लीजिए आपको मैंने दे दिया CH3O ये आपको हमने ईथर दे दिया है। तो देखिए यहां पर जो इथेरिल ऑक्सीजन उसके अबाउट बेटे दो ग्रुप हैं, एक आपका फेनिल ग्रुप है, दूसरा आपका मेथिल ग्रुप है। स्टूडेंट्स, ये पक्की बात नोट करना कि इस सिलेक्शन में यहां पर जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट और सबस्ट्रेट का जो सिलेक्शन है, अगर आपका ईथर एराइल है तो सारे केसेस में आपको फिनॉल का सोडियम साल्ट एज द रिएजेंट यूज करना है। ये चाहे ग्रुप कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, इसका कोई मतलब नहीं है। इन केस ऑफ एराइल ईथर वी ऑलवेज हैव टेक द सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल एज द रिएजेंट एंड एल्किल हैलाइड एज द सबस्ट्रेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेटे ईथर through the Williamson synthesis method here.
ऐसे मैं आपसे कहूं कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि यहां पर अगर मैं यहां पर C7 दे देता आपको, जैसे देता C7H15 दे देता, तो यहां ठीक है, आप कहते कि स्टेरिक हिंड्रेंस हायर होना चाहिए, लेकिन पता है ये जो हमारी बेंजीन होती है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करती है, तो इसका हैलाइड हम कभी भी नहीं ले सकते। जो हमारे जो हैलो बेंजीन है, इट कैन नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो जब एराइल आपको ईथर मिलेगा तो ऑल द केसेस यू मस्ट हैव टू टेक हियर सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल एज द रिएजेंट एंड एल्किल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो हैलाइड एज द सबस्ट्रेट हियर। सो आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप ले सकते हो C7H15, दैट इज वी हैव CH3 CH2 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 CH2X as the सबस्ट्रेट, और जो आपका फेनॉल है, जो ग्रुप है बेंजीन, उसके फेनॉल का जो है वो आपको सोडियम साल्ट एज द रिएजेंट यूज करना है। कंडीशन सेम होगी, ईथर यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो है आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका रिएजेंट है, और ऐसी सिचुएशन में ये जो फिनॉक्साइड है, न्यूक्लियोफाइल है, वो हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस करके आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है C7H15O C6H5, ये आपको ऐसा एक ईथर एज द प्रोडक्ट आपको दे देगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ethers by these two important method. One is called, that is dehydration of alcohol, and other is called, that is Williamson synthesis method. Students, एक बात आप दिमाग में जरूर रखना कि पहले वाले केस में, जो पहला केस था आपको जिसको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोल रहे थे, उसमें केवल आप सिमेट्रिकल ईथर का ही प्रिपरेशन कर सकते हो, सिमेट्रिकल ईथर कंटेनिंग प्राइमरी एल्किल ग्रुप, उसी को प्रिपेयर कर सकते हो। बट जो ये मेथड हमारा है, जो विलियमसन सिंथेसिस का मेथड है, इट कैन बी यूज बी इन ऑल द केसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट मेथड एक क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि अगर जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, इससे हम एथिल मेथिल ईथर क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो इसके पीछे रीज़न है कि अगर आप एथिल मेथिल ईथर प्रिपेयर करने चलोगे तो आपको एथिल हैलाइड लेना, एथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा, मेथिल अल्कोहल एज द रिएजेंट लेना, मेथिल अल्कोहल यूज करना पड़ेगा। अब जब दोनों के मिक्सचर को आप डिहाइड्रेट करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स आपको क्या मिलेगा, ईथर का मिक्सचर मिलेगा। So in order to avoid the formation of this complex mixture of different ethers, we cannot use this method for the preparation of ethyl methyl ether by dehydration of alcohol. Thank you.